खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उ मन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पालक भाजी में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। एक कीट मन ह पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले पौधा न सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। एकर ले पौधा ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है, वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी ह उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होथे। केला के फल हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे, बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। ता हमर किसान भाई मन केला के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे और फायदा लेवत हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया ह अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया ह बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि के व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और उ मन ह नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल।
बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में अंगूर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु जल संरक्षण के उचित उपाय न हो पाने की वजह से अधिकांश जल नदी नालों में बह जाता है और हमारे खेतों को वर्षा ऋतु के अलावा बाकी महीनों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो जल संरक्षण कैसे करें कि हमारे खेतों को पूरे हर समय पर्याप्त मात्रा मिल सके, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AL राठौर और प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जल प्रबंधन के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए जल प्रबंधन के उपाय जाने हमारे विशेषज्ञों से। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जल प्रबंधन अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई किस तरह से जल प्रबंधन अपने खेतों के लिए कर रहे हैं? वर्षा के जल का कैसा प्रबंधन कर रहे हैं? जी जी जी,
देखिए, किसान भाई अपनी तरफ से तो प्रबंधन करते हैं, ये अलग बात है कि उनको ये नहीं पता होता कि वो जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, सस्य क्रियाएं खासतौर से, उनसे उनका जल प्रबंधन अपने आप होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको जोड़ना चाहिए, जो वो नहीं कर पाते। अच्छा। विशेष रूप से अगर आप देखें तो इस वक्त ज्यादातर किसानों ने अपनी जमीनों को जोत के रखा हुआ है। जी। इस जुताई के में मैं ये जरूर किसान भाइयों को जोड़ना चाहूंगा कि किसान भाई अपने खेत में ढाल हो या सीधा खेत हो या समतल खेत हो, वो हमेशा जुताई एक ही प्रकार से कर देते हैं। अच्छा। यहाँ पर उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, अधिक से अधिक वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए विशेष रूप से उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके खेत में ढाल है तो वो उनको ढाल के हम जिसको कहते हैं क्रॉस, यानी ढाल के यानी दोनों तरफ उसको जुताई करना चाहिए। अच्छा। ताकि एक तो मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी बहेगा नहीं ढाल की तरफ, ज्यादा से ज्यादा वो जमीन के अंदर जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितनी गहरी जुताई अगर किसान भाई करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि गर्मी में आप एक गहरी जुताई कर लें, जितनी गहरी जुताई होगी उतना अधिक पानी आपका संचित होगा जमीन के अंदर, जमीन की शुरुआती परतों में। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके खेतों में ढाल है और आपने जुताई कर दी है तो छोटी छोटी मेड़े अगर आप बना लें तो उससे भी जो प्रारंभिक पानी गिरता है, क्योंकि जमीन सूखी रहती है, प्रारंभिक पानी गिरेगा तो अंदर भी जाएगा और अगर तेज पानी गिरता है, थोड़ा 2-3 घंटे लगातार गिरता है तो बहने लग जाता है। उस बहाव को रोकने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर लेने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी मेड़ों को भी जुताई के समय बनाते जाएं। आजकल एक और अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो बैल से, अगर आप चाहें तो बैल से ही बैल चलित ऐसे यंत्र हैं जिनसे आप मेड़ बना सकते हैं छोटी, या आप ट्रैक्टर चलित यंत्रों से भी छोटी छोटी मेड़े बना सकते हैं। ढाल के हिसाब से आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मैं कहूंगा कि अगर डबरी नुमा चीजें भी, बहुत ज्यादा गहरे नहीं लेकिन डबरी नुमा चीजें बनाते हैं कि अगर आपका पानी वर्षा के बाद बह के वहां जाता है तो भी आप उस नीचे जो पानी है उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दो चीजें और इसमें समझने की। वर्षा जल का संग्रहण जमीन के अंदर करने से न केवल आपको खेती में फायदा होगा, बल्कि आपके गांव में अगर कहीं नलकूप है या ट्यूबवेल है या हैंड पंप हैं, ये सारे के सारे उनमें पानी आना शुरू हो जाता है। तो जितना हम अपने खेत में पानी को रोक पाएंगे उतना जल्दी रिचार्ज हमारे बाकी के तालाबों में, कुएं में, यानी हर जगह पे आपको फायदा मिलेगा, न केवल खेती में। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान भाई जो अभी वर्तमान में प्रक्रियाएं अपनाते हैं जुताई के लिए, उसको इस दृष्टिकोण से अपनाएं, तकनीकी दृष्टिकोण से, कि हमारा खेत में पानी अधिक से अधिक रुक सके। जी। डॉक्टर राठौर, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्षा तो पर्याप्त होती है, फिर भी हर 2-3 साल के अंतराल से धान की फसल के समय हमारे किसान भाइयों को सूखा का सामना क्यों करना पड़ जाता है? किसान भाई जानते हैं कि वर्षा जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए। जी। तो इनका मूल सिद्धांत ये है, खेत का पानी खेत में, खार का पानी खार में और गांव का पानी गांव में। अच्छा। यदि इस सिद्धांत को किसान भाई अपना लें तो कतई छत्तीसगढ़ में पानी की कमी नहीं है और 2 फसल लेना बड़ा आसान रहेगा। किसान भाई इस कहावत को भी जानते हैं किंतु शायद अपना नहीं रहे। किसान भाई जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 1200 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है, मतलब 1.25 से 1.5 मीटर तक वर्षा होती है। 1.5 मीटर वर्षा धान में, जबकि आधा मीटर से 1.25 मीटर पानी लगता है एक फसल, अच्छी फसल लेने के लिए। किंतु जो पानी बीच बीच में, विशेषकर जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आपके खेत से बहा के चला क्षमा कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई? मैं सूरज कुमार साहू बोल रहा हूँ। कहाँ से? अच्छा, क्या पूछना है आपको? अब हम खेत में धान की फसल लगाते हैं। हाँ। पानी के वर्षा के पानी तो हम कौन से संचित करें और खेत का खराब तो नहीं हो जाए। अच्छा, एक बार आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? खेत में हम धान की फसल लेते हैं और जो वर्षा हम लोग संचित करके रखना है तो खराब होती है।
अच्छा, ये वर्षा जल को संरक्षित करके रखना चाहते हैं तो धान की फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, किसान आप और आपके सभी जो पड़ोसी किसान है जानते हैं धान में कितना ही पानी भरो धान का कोई नुकसान नहीं होता, किंतु धान की फसल लगातार 3-4 दिन तक नहीं डूबना चाहिए कि, और यदि डूबती भी है जिस क्षेत्र में तो आजकल नई नई किस्में आ गई हैं जिनको यदि 1 हफ्ते तक डुबो को भी रखा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धान के खेत में यदि आप वर्षा आश्रित खेती कर रहे हैं तो धान के खेत में कतेक पानी रखे वो तो आप जानत हो, ज्यादा भी भर जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। जैसे अभी एक जलदूबी करके एक जाति निकली है जिसमें यदि आपका 5-6 दिन पानी भर भी जाए तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह स्वर्णा की एक सब्बन, स्वर्णा सब्बन करके एक जाति निकली है, उसको भी 5-6 दिन तक यदि आपकी फसल डूब भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। तो धान के खेत में कितना ही पानी रखो विशेष करके कोई नुकसान नहीं होता, किंतु हाँ बाली आने के बाद थोड़ी समस्या होती, वो आप भली भांति जानते। तो अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे किसान भाई मेरे ख्याल से इस चीज से सहमत होंगे कि हर 2-3 साल के अंतराल में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ता है, या तो शुरू में पड़ता है या बीच में पड़ता है या आखिरी में, तो लगभग हर दूसरे साल पड़ता ही है। तो अब मूल बात ये आती है कि जितना हमारे पास, जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि पर्याप्त पानी गिरता है किंतु बहा के चला जाता है। किसान भाई ये जान लें कि आपके खेत से मान लो 100 मिलीमीटर पानी गिरता है, 1 किलो पानी गिरता है तो 33% से लेके 75% तक पानी बह के चला जाता, बाहर चला जाता, जो नदी नालों में जाता और नदी नालों के बाद नदी में जाता और बाढ़ आती और समस्या बन जाती। तो यदि इस पानी को आप अपने खेत में संग्रहित करें किसी भी तरीके से, चाहे आप डबरी बनाए चाहे चहला बनाए, किसान भाई जान रहे हैं डबरी क्या है और चहला क्या है, या उसके बाद यदि पानी नीचे बह के जाता है तो आप नाला, जहां आपका नाला बह रहा है नाला में चेक डैम बनाए, जहां और ढलान वाला एरिया है। कीजिएगा, एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं ट्रांसपोर्ट लोहारा दरियापुर से गुनियाराम राजपूत बोल रहा हूँ। हाँ राजपूत जी, क्या पूछना है आपको? जैसे कि हम डबरी बनाए हैं खेत में तो फसल तो नष्ट नहीं हो गया? क्या बोल रहे हैं? फसल नष्ट। हाँ डबरी बनाए। किसान भाई आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, लॉजिकल है और समयबद्ध है। यदि आप डबरी बनाते किसी खेत में, मान लो आपका 2.5 एकड़ का खेत है और आप उसके 20 डिसमिल में डबरी बनाते हो, आपका पानी जो खेत है वो वर्षा आश्रित है, कोई दूसरा साधन नहीं है, आपने 20% खेत को या 20 डिसमिल खेत को लगा दिया है, डबरी बन गई है, अभी आप 2.5 एकड़ या 1 एकड़ में जो फसल ले रहे हो वो एक धान की फसल ले रहा है, उसमें भी कभी यदि सूखा पड़ गया तो निश्चित रूप से आपकी फसल कमजोर हो जाएगी, कभी कभी तो बाली भी नहीं आती है, हम और आप दोनों जान रहे हैं। तो यदि बाली आना अश्योर कर दें, पक्का कर दें, तो यदि आप डबरी बना लिए, डबरी का पानी जब भी सूखा पड़ा उसमें दे देंगे तो निश्चित धान की फसल पक्की हो जाएगी आपके खेत में। दूसरी चीज, आपके खेत में दूसरा जो फायदा होगा, डबरी में निश्चित रूप से कम नवंबर दिसंबर तक तो पानी रहती है। और जो आप धान काटने के बाद यदि दूसरी फसल जैसे चना, सरसों, कद्दू, ऐसे कोई भी फसल लगा देंगे या धनिया, इस तरह की यदि आप कोई फसल लगा देंगे तो आप, यदि आपके खेत की मिट्टी काली है तो निश्चित रूप से आप दूसरी फसल भी एक पानी में अच्छी फसल काट लेंगे। तो ये आपका नुकसान तो हुआ ही नहीं। जहाँ एक फसल ले रहे थे वहाँ 2 फसल ले रहे, तो क्यों ना आपने 20 डिसमिल जमीन डबरी में दे दी जाए। और बहुत अच्छी चीज ये है कि मान लो कम दिनों के लिए पानी रोक रहा तो मछली पालन भी कर सकते हो आप, मछली पालन से भी उसका फायदा ले सकते हैं। और उसकी जो डबरी की मेड़े हैं उसमें सब्जी लगा सकते हो, अरहर लगा सकते हो। तो इस तरह आप जान लें भाई कि ये डबरी बनाने से नुकसान तो कहीं हो नहीं रहा। सरकार मनरेगा और दूसरी योजनाओं के तहत डबरी बना ही रही है किसानों के खेतों पे भी, तो उसका भरपूर फायदा लें और अपनी फसल के रकबे को 1 फसल से 2 फसल में बदल दें, तो ये तो आपका भी फायदा होगा, प्रदेश का भी फायदा होगा। जी डॉक्टर सिंह, वर्षा के जल का प्रबंधन कैसा करना चाहिए? देखिए, वर्षा के जल का प्रबंधन जो मुख्य रूप से अभी जैसे राठौर साहब ने बताया कि आप अगर 1/10वें हिस्से में डबरी का निर्माण कर लें, या कुछ ऐसे सकरे कुएं आते हैं जिनको हम लोग
शैलो डगवेल बोलते हैं अंग्रेजी में जी। तो एक वो जो रिंग डाल के हम लोग कुछ अपने खेत में ही कुएं बना लेते हैं जी। तो उनके अंदर भी वो भी एक तरीका होता है। अच्छा। तो आपने एक तो डबरी का निर्माण कर लिया जी। अगर नहीं किया तो डगवेल कर लिया जी। ये दो चीजें इतनी आवश्यक हैं, इसलिए वर्षा इसमें है कि आपको ये जानकारी जरूरी होना चाहिए कि अगर आप अपने खेत के अंदर, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी मेड़े हैं, आप अगर देखें तो पुराने खेतों की मेड़े बहुत बड़ी बड़ी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि खेत की पानी रोकने की क्षमता भी काफी अधिक है जो पुराने खेत थे। अब यदि धान की विज्ञान को देखा जाए तो अगर आप अपने खेत में 1 महीना लगातार आपने धान की खेत में पानी भर के रख दिया तो वो हम लोग वैज्ञानिक लोग उसको उचित नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। जी। ऐसी स्थिति में जड़ों का बढ़वार और दूसरी चीजों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी। अब यदि उसी किसान के पास उस खेत में रोकने की जगह एक छोटी सी डबरी होती या एक कुआं होता जिसमें वो उस अधिक पानी को संचित करता, तो खेत में जब आवश्यकता होगी उतना पानी भी रहता, और जब सूखा पड़ने की परिस्थिति आती तब भी आपके पास एक रिजर्व बैंक है, तालाब है, छोटा सा पॉन्ड है जो आपका खुद का है, उससे आप पानी दे लेते। अब इसलिए जो मैं इनसे राठौर साहब से सहमत था कि अगर आप डबरी आपने अपने 1/10वें हिस्से में बना के रख ली तो दूसरी फसल अलग ले लेते हैं। ऐसे में मैं पुनः किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो मनरेगा की स्कीम सरकार की चल रही है या दूसरी स्कीमें सरकार की चल रही हैं, अभी भी टाइम है, हमारे यहाँ मानसून आने में अभी 10-12 दिन का समय खासतौर से मैदानी भाग में है। तो मैदानी भाग के लोग किसान भाई तो आराम से आज भी, क्योंकि मशीनें भी चल रही हैं, तो उनके उन सब का फायदा लेते हुए अपने पुराने खेतों में बहुत ज्यादा धान में पानी भर के रखने से बेहतर है कि थोड़ी सी जमीन को वो लोग मतलब डबरी में कर दे, कुआं में या कुएं में कर दे। हमारे साथी का फोन है। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं योगेश कुमार जांगड़े सिरवा वामना देने तरफ। अच्छा, हाँ योगेश भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी दीदी, मुझे पूछना ये है कि हमारे जो बेमेतरा क्षेत्र का जो भूमि है ना पूरा समतल है। अच्छा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जल का प्रबंधन किस तरीके से करें और मतलब किस तरीके से उसका फायदा उठाएं। अच्छा। किसान भाई, आप जान रहे हैं कि बिना पानी के तो कोई खेती हो नहीं सकती, और यदि जितना पानी सीधा जमीन में ऊपर से गिर रहा है वो बहा के तो जा नहीं रहा, आप किसी न किसी तरीके से पानी को रोक रहे हैं, तभी आपकी फसल हो रही है। जो आप मेड़ बनाते हैं वो एक तरीका है, दूसरा आप ढाल के विपरीत जुताई करते हैं वो भी एक तरीका है, मेड़ पे खस वगैरह या घास लगा देते हैं उससे भी पानी रुकता है। इसके बाद जो नीचे पानी जाता है उसमें डबरी बनाइए, बहुत बढ़िया है, मनरेगा से डबरी बनाइए। डबरी नहीं बनाना चाहते तो आप मनरेगा का उपयोग करके आप कुआं बनाइए, मनरेगा से आपको अच्छा खासा मतलब वित्तीय मदद मिल रही है। मैंने तो कहीं सुना है कि सरकार 1 लाख से भी ज्यादा मनरेगा में कुआं बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, तो उसका भरपूर उपयोग लीजिए। यदि वो भी नहीं कर पाए, आप अपने खेत में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते, तो आपके जो कहीं ना कहीं 2-4-10 खेत के नीचे आपका नाला बह रहा होगा, नाला का बंधान कीजिए। नाला 2-3 तरीके से आप जानते बंधाया जाता है। यदि नाला में बहाव कम है तो कच्ची मेड़ डाल के हो जाएगा, नाला में बहाव ज्यादा है तो मनरेगा या इसी तरह की शासकीय BRGF इस तरह की योजनाओं का भरपूर उपयोग करते हुए नाला बंधान कर लीजिए। वो भी नहीं कर पाए आप यदि, तो बरसात के जब जैसी बरसात खत्म होने को होती है तो आपकी जो खाद की बोरियां खाली बचती हैं उनमें आप सीमेंट रेत भर लीजिए और उससे एक बंधान बना लीजिए, तो निश्चित रूप से आप ये फसल तो लेंगे ही, किंतु अगली फसल के लिए भी पर्याप्त पानी बांध के रख लेंगे और उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। तो भाई इस तरह यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपके पड़ोसी का भी फायदा होगा। साथ में जिनके नलकूप हैं, वो जैसे अभी सिंह साहब बता रहे थे कि जिनके नलकूप है, ऊपर का पानी तो जो आपको आंख से दिख रहा है वो आपने ले लिया, किंतु जो जमीन के अंदर पानी गया वो आपके जो नलकूप, कुआं और इस तरह की जो आपकी संरचनाएं, हैंडपंप हैं गांव में, उनको उसका पानी मिलेगा तो आपको गर्मी में भी समस्या नहीं जाएगी, पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा। तो इस तरह आप जल संरक्षण आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम डबरी निर्माण की बात कर रहे हैं, पर जो हमारे किसान भाई नहीं
जानते हैं कि डबरी निर्माण कैसे किया जाए, क्या साइज होना चाहिए, क्या उसमें शासकीय कोई अनुदान है, डबरी निर्माण की विधि समझाइएगा। डबरी निर्माण बड़ा आसान काम है, वैसे तो सनातन से किसान भाई करते आ रहे हैं, इसमें कोई नई विधि है नहीं। किंतु अब पहले क्या है, डबरी निर्माण निस्तारी रूप से होते थे। अब जो वैज्ञानिक तरीके से विशेषकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 15-20 साल से काम हुए, दूसरे जगह भी काम हुए, तो ये आजकल ये आ गया है कि डबरी निर्माण हर खेत में किया जा सकता है। अच्छा। पहले ये था कि बहुत बड़ा कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं भाई और किस गांव से बोल रहे हैं? मेरा नाम पुरेन कुमार निषाद, रामनगर का। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं सिंह साहब को नमस्कार करता हूँ, राजा साहब को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार निषाद जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई हमारे खेत के पास अगर डबरी बनवाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक लोग अगर क्या मदद करेगा या सरकार भी मदद कर सकते हैं सर इसके लिए? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं निषाद जी आप। वैज्ञानिक लोग आपके खेत में जैसे कि पहले भी दौरा कर चुके हैं हम लोग, और आप यदि डबरी बनाना चाहते हैं तो हम लोग को आप फोन करिए, हम आपके पास आएंगे, कौन सी जगह पे डबरी बनना है वो आपको निश्चित कर देंगे, कितनी बड़ी डबरी बनना वो भी निश्चित कर देंगे। उसके बाद शासकीय योजनाएं जो हैं, जैसे मनरेगा वगैरह जो शासकीय योजनाएं हैं, पंचायत के माध्यम से आप अपने ब्लॉक लेवल पर जो जनपद पंचायत होती है वहां प्रस्ताव भिजवाइए, वहां से पास होगा, फिर सरपंच या दूसरी एजेंसी के माध्यम से आपके खेत में निश्चित डबरी निर्माण हो सकता है। और बहुत नगर गांव में तो बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं इसकी। नाला बह रहा है, नाला जब आपकी डबरी सूख जाए, नाला से पानी उठाओ और फिर से डबरी भर लो, जैसे शासन अभी गर्मी में पानी पीने के लिए कर रहा है, आप खेती के लिए ऐसा कर सकते हैं और डबरी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह विधि बता रहे थे। हाँ, आप निषाद जी और सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि डबरी निर्माण कैसे करें। वैसे सनातन से आप करते आए, किंतु निस्तारी डबरियां थी। अभी जो आपको करना है, हम जो वैज्ञानिक विधि बोल रहे हैं, जिसको वैज्ञानिक विधि मतलब वो विश्वविद्यालय पर इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। हर खेत में डबरी बनाई जा सकती, चाहे वो 1 एकड़ का खेत हो, चाहे 10 एकड़ का, चाहे 15 एकड़। यदि ढलान है तो आप 10 सब हमारी एक साथी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अंबिकापुर से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? जागृति यादव। हाँ जागृति जी, क्या पूछेंगे आप? जी जो हमारा अंबिकापुर है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ डबरी निर्माण कैसे करना है? अच्छा। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न, समसामयिक जिसको बोलते ना, आपने बहुत सही प्रश्न किया और इसका उत्तर ये है कि आपके अंबिकापुर में अच्छी वर्षा होती है, तो वहां तो, और यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो और बढ़िया सस्ते में बन जाएगा। आपको गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा, आपको ऊपर साइड को छोटा गड्ढा खोदिए और पीछे तरफ को मेड़ डाल दीजिए, तो जो भराव आएगा मेड़ के कारण वो आपकी डबरी का काम करेगा। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आपका पानी इकट्ठा हो जाएगा। और आप उसका भरपूर उपयोग 2 तरीके से कर सकते हो। यदि जब डबरी में फुल पानी रहता है तो रिसाव होता रहता है, नीचे जो डबरी के धान लगा रहता है वो रिसाव से पक जाता है। और इसके अलावा यदि आप ह्यूम पाइप या पाइप डाल देंगे डबरी में उस मेड़ पे, तो उसको खोलने के बाद भी नीचे साइड को आपको बिना एनर्जी के यानी पंप नहीं लगाना पड़ेगा और सिंचित हो जाएगा। और उन्हीं कंडीशन में जब आपका जमीन लेवल से पानी नीचे हो जाएगा तो ही आपको डबरी की जरूरत मतलब पंप की जरूरत पड़ेगी। तो उस